हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विद मी। शुरू करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलने के लिए लोगों का सपना हो जाए। मतलब कि अपने सपनों को इस तरह से साकार करो कि तुमसे मिलने के लिए जो अदर पीपल्स हैं उनका सपना हो जाए। ठीक है, यानी कि वो तुमसे मिलना चाहे कि तुम्हारे काम को देख के, तुम्हारे नॉलेज को देख कर, ठीक है, वो तुमसे क्या है, मिलने के लिए उनको टाइम चाहिए। इस तरह से अपने सपनों को साकार करने के लिए इस तरह से अपनी स्टडी जो है वो करो। ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2016 का पेपर, थर्ड पेपर जो है वो हम सोल्व करेंगे, इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी रियलाइज्ड व्हेन गवर्नमेंट प्रमोट्स। यानी कि जो हमारा फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी पूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश जो है वो तब प्राप्त होता है जब सरकार इनमें से किसको बढ़ावा देती है। ठीक है, तब प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसके सारे जो ऑप्शन है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके आंसर पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर स्किल डेवलपमेंट। मतलब कि इसमें ये है कि जब सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या है, स्किल डेवलप करेगी। ठीक है, यानी कि लोगों में अगर स्किल होगी, जो अधिक कौशल विकास जो है उस पर ज़्यादा अगर बढ़ावा देगी सरकार उसको, तो क्या है, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से इसका राइट आंसर होगा कि मोर स्किल डेवलपमेंट, यानी जो अधिक कौशल विकास है वो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तभी हमें जनसंख्या का लाभांश प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द जनरल फर्टिलिटी रेट। अब जनरल फर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इट इज़ अ पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी। ये एक क्या है, सामान्य प्रजननता जो है, जनरल फर्टिलिटी रेट जो है ये क्या है, संभावित माप है। फर्टिलिटी को मापने का एक क्या है, संभाव्य माप है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि एक वर्ष में कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और जो संतानोत्पादक आयु वर्ग के प्रति 1000 स्त्रियों का अनुपात है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, GFR यानी जनरल फर्टिलिटी रेट इक्वल टू बी डिवाइड बाय समीशन W2W1 इंटू FPX। ठीक है, अब इसमें जो GFR तो है जो जनरल फर्टिलिटी रेट बता रहा है। ठीक है, और जो इसमें B है ये क्या बता रहा है, बर्थ रेट को, जो भी जीवित जो एक वर्ष में है कुल जीवित बच्चे जो हैं उनकी संख्या। एंड जो W1 है ये बता रहा है 15 ईयर ओल्ड, यानी 15 टू 49 ईयर्स के बीच की जो भी स्त्रियां हैं उनको। ठीक है, उनकी संख्या बताता है। नेक्स्ट इसमें जो FPX है, ये वाला है FPX है, ये बता रहा है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन एंड रिप्रोडक्शन एज ग्रुप। ठीक है, ये पुनरुत्पादकता को बताता है, वुमेन की पुनरुत्पादकता को बता रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से इसको डिनोट किया जाता है। जो जनरल फर्टिलिटी रेट है ये क्या है, हमारा पोटेंशियल मेजर है फर्टिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कर्व इज यूज टू डिपिक्ट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी इसमें से किस वक्र का जो यूज है वो विकास के लॉन्ग रन यानी दीर्घकालीन वृद्धि जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व जो है इसका यूज जनसंख्या की विकास जो है उसका दीर्घकालीन वृद्धि जो है उसको दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया वी मे इंक्लूड। मतलब कि इनमें से जो भारत में उच्च जन्म दर है, तो उनमें से उच्च जन्म दर का इन इकोनॉमिक फैक्टर में से कौन ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उच्च जन्म दर का। ठीक है, तो सबसे पहले है लार्ज स्केल पॉवर्टी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिक गरीबी भी इसका क्या है, एक रीज़न है। ठीक है,
नेक्स्ट है हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स, जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके बच्चों की उच्च मृत्यु दर, ठीक है, ये भी इसका एक रीज़न है। नेक्स्ट है प्रीवेलेंस ऑफ अंडर एज मैरिज, ये भी एक इसका रीज़न है कि अल्प आयु में विवाह की मौजूदगी, यानी कि छोटी उम्र में जब विवाह कर दिया जाता है तब भी जो जन्म दर है वो उच्च होती है। और पॉवर्टी, लार्ज स्केल पॉवर्टी, पॉवर्टी अगर अधिक है यानी गरीबी अधिक है तो भी जो जन्म दर है वो उच्च होती है। क्यों उच्च होती है? क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे होंगे तो वो क्या है उतना ही काम अधिक करेंगे बड़े होके, ठीक है, उनकी मतलब जो मेंटेबिलिटी है वो इस टाइप की होती है। तो इस कारण जो है इस रीज़न की वजह से भी जो जन्म दर है वो क्या है उच्च होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्स सेक्स रेशो, यानी विषम लिंग अनुपात। तो ये ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेच ऑफ द फॉलोइंग है, एक साइड हमें डे दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में हमें उनकी डेट दी गई है कि यानी कि ये किस किस दिन इनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्योज थ्योरम सुजेस्ट द प्राइवेट निगोशिएशन विल लीड टू द करेक्शन ऑफ मार्केट फेलियर व्हेन, यानी कि क्योज थ्योरम क्या बताता है कि जो हमारे प्राइवेट समझौते होते हैं जो भी, उससे बाजार फेल हो जाता है। तो उस समय उस जो हमारे प्राइवेट समझौते हैं उससे बाजार असफलता उस समय कम हो जाती है जब, यानी मार्केट फेलियर जो है वो उस टाइम कम हो जाता है जब क्या होता है, इनमें से हमें बताना है कि किस कारण से जो है मार्केट फेलियर जो है वो कम हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें राइट आंसर चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो क्योज थ्योरम है वो हमें बताती क्या है, ठीक है। क्योज थ्योरम हमें बेसिकली ये बताती है कि इसमें जो एनवायरनमेंट कॉस्ट है, ठीक है, उसकी जो भी कॉस्ट है उसको कम करना, बेसिकली एक तो इसका एक मोटिव तो ये है। बाकी जो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स हैं यानी संपत्ति के जो भी अधिकार हैं उसकी इससे क्या है सही पहचान होना, इसका एक इसकी बात करता है ये, ठीक है। और सबसे पहले जो क्योज प्रमेय है वो किसने दिया था? रोनाल्ड क्योज ने इसको 1960 में दिया है। 1960 में द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट में इन्होंने ये क्योज थ्योरम है ये दी है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये है इसमें क्योज थ्योरम में बताते क्या हैं? ये बताते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे संसाधन है या संपत्ति है, ठीक है, अगर उस पर जो कानूनी अधिकार हैं उनको स्पष्ट कर दिया जाए तो जो पोल्यूशन है उस पर रोक क्या है वो संभव हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो भी पोल्यूशन होता है वो कम हो सकता है, ठीक है, और जो उत्पादन है वो ऑप्टिमम उत्पादन हो सकता है। इस तरह से हमारी जो ओनरशिप का जो अधिकार है यानी स्वामित्व का जो अधिकार है वो कानूनी है और वो उसका क्या है चाहे जिस रूप में यूज़ कर सकता है, ठीक है, और वो स्वयं क्या है इसका उपभोग करे या फिर किसी अन्य को करने दे, ठीक है। यानी इस कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जी, मान लो कि एक नदी है, ठीक है, इस नदी में पानी है, ठीक है, तो उस पानी को क्या है ऑल पीपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पीपल तो जो क्या है, एक पीपल उसका क्या यूज़ करता है, वहाँ से क्या है मछली पकड़ने के लिए यूज़ करता है, ठीक है, और दूसरा पीपल क्या करता है, दूसरा पर्सन जो है वो क्या करता है, दूसरा पर्सन मान लो कि इस नदी के यहाँ बिल्कुल पास में क्या है कोई फैक्ट्री लगाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये फैक्ट्री जो है, इस फैक्ट्री का जो भी कचरा है वो क्या है इस नदी में आ जाता है, ठीक है। तो जो ये फिश पकड़ने वाला व्यक्ति है इसको क्या है इसका लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि जो भी केमिकल्स जो हैं वो इस पानी में जाएंगे तो जो मछलियाँ हैं पानी में वो क्या है मर जाएगी, ठीक है। तो इस व्यक्ति का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो क्योज है ये बताते हैं कि अगर हमारे जो ये प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको अगर डिफाइन कर दिया जाए, इनको अगर स्पष्ट कर दिया जाए कानूनी तौर पे, इसके जो अधिकार हैं वो स्पष्ट कर दिए जाए तो
क्या है, इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्योज यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट, यानी ओनली अ फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व। इसमें क्या है, कुछ एक लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड, इसमें जो हमारे संपत्ति के अधिकार हैं उसको हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर है नेगोशिएशन कॉस्ट आर लो, और जो हमारी नेगोशिएशन का मतलब होता है जो भी हमारा समझौता, ठीक है, जो भी समझौता करते हैं वो जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इज अ लेवी और टैक्स ऑन, यानी जो संरचना उपकर है वो किस पर एक टैरिफ है या फिर एक टैक्स है। ठीक है, किस पे लगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटर व्हीकल पर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो किस पे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है मोटर व्हीकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLR कैन बी डिफाइंड एज, एसएलआर को कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विधानिक तरलता अनुपात, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं, इसमें हमारा एक तो होता है इंक्लूड एक्सेस रिजर्व इंक्लूड होता है। ठीक है, एक्सेस रिजर्व के अलावा इसमें होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट इसमें हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट अकाउंट बैलेंस भी इसमें इंक्लूड होता है, करंट अकाउंट बैलेंस इसमें इंक्लूड होता है, और इसको हम डिवाइड करते हैं हमारे टोटल डिमांड या फिर टोटल डिपॉजिट से, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये सब दिए हुए हैं कि ER क्या है, CAB क्या है, IS क्या है। ठीक है, तो इसको क्या हम L यानी टोटल डिमांड या फिर टाइम डिपॉजिट ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम क्या है इसको डिफाइन करते हैं, और ये हमें क्या बताता है, ये इक्वल होता है SLR के। ठीक है, और बेसिकली जो SLR है इसकी जो मैक्सिमम सीमा जो होती है वो 40% निर्धारित की गई है। ठीक है, और पहले इसकी जो न्यूनतम सीमा थी यानी मिनिमम सीमा थी वो थी 25%। ठीक है, लेकिन नवंबर 2008 से इसको इसकी जो न्यूनतम सीमा है इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब इसकी कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है, ओनली इसकी क्या है अधिकतम सीमा है, यानी कि 40% तक इसको हम बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फिलहाल की बात करें कि अभी जो है वो SLR रेट कितना है, तो अभी कितना है 19.5%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी SLR जो है वो इक्वल होगा ER + IS + CAB डिवाइड बाय L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा उपाय है जिससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक द्वारा जो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अगर सेंट्रल बैंक से जो है सेंट्रल बैंक अगर गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ खरीदती हैं तो इससे क्या है, लोगों से खरीद लेती है, तो इससे क्या है मनी सप्लाई जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, यानी इसमें क्या है गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे सेंट्रल बैंक है उससे उधार लेना, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब क्या है बैंक में पैसा बढ़ता है तो क्या है, बैंक में पैसा बढ़ता है तो अधिक लोन देंगे। ठीक है, उससे क्या है मनी सप्लाई बढ़ती है, यही रीज़न है इसका। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट है बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, हाँ इसका ये हो जाएगा कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट से उधार ले ले तब होगा ये। और सेकंड क्या था, डिपॉजिट ऑफ द करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, यानी जो लोगों द्वारा क्या है जो कमर्शियल बैंक है उसमें मनी को सबमिट करवा देना। ठीक है, तो ये तो इसका कोई रीज़न नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जो लोग हैं वो बैंकों में अगर जमा करवा देंगे
इसमें मतलब क्या होता है, बैंक अगर लोगों को लोन देता है या फिर लोगों को पैसा देता है तब क्या है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, ना कि बैंकों में वापस जमा करवाने से मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू पब्लिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इसका उल्ट हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है, इससे तो मनी सप्लाई बढ़ने की बजाय कम होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंक विच आर इम्प्लीमेंटिंग द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम लिंक्ड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप आर, यानी कि ऐसा कोई भी बैंक जो क्या है स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप होते हैं, यानी सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं, उसमें एक स्मॉल फाइनेंशियल प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, तो सबसे पहला है कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली। तो बेसिकली इसमें क्या है, कमर्शियल बैंक इंक्लूड किए जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, जो हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स यानी जो सोसाइटी वाले बैंक होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ये तीनों प्रकार के जो बैंक हैं वो इसको चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉल्ड एज एग्रीगेट मॉनिटरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई, यानी एग्रीगेट मॉनिटरी मनी सप्लाई जो है वो किसको कहा जाता है, यानी जो मुद्रा आपूर्ति है उसका सकल मौद्रिक माप किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी M3, ठीक है। M3 को क्या बोलते हैं, हम M3 को जो मनी सप्लाई है उसका मॉनिटरी मेजर कहा जाता है, ठीक है, या इसको हम व्यापक ब्रॉड मनी, ठीक है, ब्रॉड मनी के रूप में भी इसको जानते हैं हम, ठीक है। और M3 में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें हम M1 प्लस में बैंकों के पास जो भी जमाए हैं, ठीक है, बैंकों के पास लोगों की जो भी टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इससे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इनमें से ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन सा है, ठीक है, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस इन करेंसी फ्लक्चुएशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा माध्यम हो सकता है जिसमें से जो व्यापारी हैं उसमें जो मनी फ्लैक्चुएशन या करेंसी फ्लैक्चुएशन आ रहा है उससे जो भी हानि हो रही है उस रिस्क को, यानी जो भी वो रिस्क हो रहा है उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेजिंग, ठीक है। हेजिंग का मीन क्या होता है, हेजिंग का मीन होता है कि जो भी हमारा जो ट्रेडर रिड्यूस है या मनी है उसमें जो भी फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन के कारण जो भी लॉस होता है या रिस्क होता है उस रिस्क को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली हेजिंग का मीन यही होता है कि जोखिम को कम करना या फिर इसको नियंत्रण करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये क्या विदेशी विनिमय जो जोखिम है उसकी कवरिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the reason responsible for the high inflation rate in India in 2015 which of the following are true, यानी कि जो 2015 है उसमें हाई इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति जो है उसका जिम्मेवार इनमें से कौन है, इसमें से कौन इनका रिस्पॉन्सिबल है 2015 में हाई इन्फ्लेशन रेट का। तो सबसे पहले है राइज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई, ठीक है, तो नहीं, ये इसका रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है राइज इन फूड प्राइसेस, बिल्कुल सही है, क्या था कि जो फूड प्राइसेस हैं खाद्य मूल्य जो है उनमें वृद्धि हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है राइज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ डिमांड, बिल्कुल सही है, घरेलू उपभोग की मांग में वृद्धि होने के कारण जो है ये दो बेसिकली इसके मेन रीजन है हाई इन्फ्लेशन रेट के, ठीक है। एक खाद्य यानी फूड प्राइसेस जो है उसमें वृद्धि होने के कारण और एक डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसकी मांग बढ़ने के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनली द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया वॉज,
ये क्वेश्चन अब पहले अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम तो SLR की जो रेशियो है वो कितनी निर्धारित कर सकते हैं हम 40%, ठीक है, और मिनिमम कितनी कर सकते हैं 25%, यानी इसका बी ऑप्शन इसका राइट होगा। और नवंबर 2000 में ये भी याद रखना है, क्योंकि अब हो सकता है घुमा के क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए, ठीक है। नवंबर 2008 से जो इसकी मिनिमम इसकी जो सीमा है यानी 25%, इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब इसकी कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम लिमिट नहीं है लेकिन मैक्सिमम लिमिट है इसकी 40%। ये आपको मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following are the recommendations of the Urjit Patel Committee report ऑफ ऑन मॉनिटरी पॉलिसी, यानी मॉनिटरी पॉलिसी पे जो उर्जित पटेल कमेटी थी उसकी रिपोर्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, वो बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कर्टेलमेंट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट, यानी जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा जो है उसको कम करना, ठीक है, बिल्कुल। जो उर्जित पटेल कमेटी थी इसकी रिपोर्ट में क्या था कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको कम करना इन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंकर रेट 4%, बिल्कुल सही है। जो इन्फ्लेशन है इन्होंने क्या बताया कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो किसके बीच होना चाहिए, हमारा 6 to 2% के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी इसके बीच में ये रेट होना चाहिए। तो 4% है तो ये यहाँ तक भी सही माना है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एडिक्यूट लिक्विडिटी इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट, यानी जो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है उसमें क्या है, पर्याप्त तरलता होनी चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है पेजिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, यानी जो इंडियन करेंसी है उसका विनिमय मूल्य जो है वो अनचेंज रहना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा था इसमें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर तो ये हो गया। एक इन्होंने एक जो एक्ट था हमारा FRBM एक्ट, उसमें उन्होंने क्या है, इसमें उन्होंने ये विचार किया था कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट जो है, इसको क्या है 16-17 यानी 2016 एंड 17 तक इसको क्या है 3% तक लेके आना है, ठीक है। ये इनकी एक सिफारिश थी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।